नेत्र व रंग बिरंगा संसार। हमारा ह्यूमन आई, मानव नेत्र जो है, और उसके आसपास जो हमारे पाया जाने वाला वातावरण है, यह जो दुनिया है, यह रंग बिरंगी है। क्यों और कैसे, इसके विषय में हमें इस अध्याय में बात करनी है। क्लास 10 यूपी बोर्ड का आपका जो है चैप्टर 2 है। हमने सबसे पहला चैप्टर दर्पण तथा लेंस पढ़ा, उसके बाद मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनाते हैं? रेटिना पर बनाते हैं, जो कि आपके इस हिस्से पर दिख रहा है, रेटिना। अब मानव नेत्र के गोलक की बात करते हैं, मानव नेत्र की पूरी संरचना की बात करते हैं। तो यह मानव नेत्र का गोलक है, इसके विषय में बात करते हैं। मानव नेत्र का गोलक, यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित है, और इसके जो मेन आपके इस पूरे गोलक के अंदर पाए जाने वाले जो पार्ट हैं वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं दृढ़ पटल अथवा रक्तक पटल। आपके दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल की बात करते हैं। नेत्र गोलक का यह बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा करता है एवं इसके भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो ये जो आपकी पूरी जो आगे का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यही रक्तक पटल है। जब कभी आप नहीं सोते हैं या कोई किसी तरह का किसी अवसाद अगर आंख के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो यह सफेद पटल ही क्या हो जाती है? रक्त की तरह लाल हो जाती है। इसीलिए इसे कहीं ना कहीं रक्तक पटल कहा जाता है। बात करते हैं कॉर्निया की। नेत्र गोलक के सामने का भाग, कुछ भाग उभरा हुआ है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंख का थोड़ा सा हिस्सा जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो कुछ बाहर की तरफ निकला होता है, पारदर्शी होता है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आंख के अंदर आप देखते हैं, यही कॉर्निया है, और प्रकाश इसी रास्ते से आंख में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं आइरिस। अब आप आइरिस की बात करते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे, इस बड़े वाले हिस्से के ठीक पीछे की ओर रंगीन एक परत पाई जाती है। वो काले रंग की होती है, भूरे रंग की होती है अथवा नीले रंग की होती है। इतने ही तरह की पाई जाती है परतें, जिससे आंख आप लोग कहते हैं कि काले रंग की है, भूरे रंग की है अथवा नीले रंग की है। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। और इस आइरिस के ठीक बड़े वाले हिस्से के अंदर जो आपका ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई देता है, उसके ठीक अंदर एक पतली सी छिद्र पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पुतली। अगर आप टार्च को लेकर के आगे पीछे आएंगे तो पुतली आपका बड़ा और सिकुड़ेगा, फैलेगा। आप इसका पता लगा सकते हैं। इस काले वाले हिस्से के अंदर एक और हिस्सा है, रंगीन वाला हिस्सा, और रंगीन वाले हिस्से के अंदर छोटा सा छिद्र है, बहुत छोटा, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और इसे प्यूपुल के नाम से जाना जाता है, इसे इंग्लिश में प्यूपुल कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना होता है? नियंत्रित करना होता है। क्यों? क्योंकि वह पारदर्शी है, बाकी हिस्से पर वह नियंत्रित मात्रा रखता है, नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है तथा कम प्रकाश में यह फैला करके नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नेत्र की यह क्रिया क्या होती है? स्वतः होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि टार्च को अगर आप बहुत पास में ले जाएंगे तो पुतलियां क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, आइरिस उसे सिकुड़ा देगा। और जब जैसे ही प्रकाश को दूर हटाएंगे, आपका आइरिस बड़ा हो जाएगा। किसी बड़े व्यक्ति पर आप यह हल्के टार्च जो होती हैं, फ्लैश लाइट की भी टार्च से आपसे यह देख सकते हैं कि पुतली सिकुड़ता या फैलता है कि नहीं। अब हम बात करते हैं नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस, पुतली के पीछे हमने सबसे पहले बात किया कॉर्निया की, कॉर्निया के ठीक पीछे बात किया आइरिस की, और आइरिस के अंदर होता है पुतली। और अब हम बात कर रहे हैं नेत्र लेंस की। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। इसके ठीक पीछे एक पारदर्शी द्विउत्तल लेंस है, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं।
जिसकी बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल, यानी लेंस के पीछे, इन्हीं लेंसों के थ्रू इसके ठीक पीछे रेटिना पर इसका छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर में आपको यहाँ ह्यूमन आई में दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स हैं जो कि लेंस को क्या किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं। जैसे हम जब चश्मा लगाते हैं तो उसके लेंस जो होते हैं उनको उसका फ्रेम होल्ड किए रहता है, ऐसे ही हमारे लेंस को हमारे आंख में पाए जाने वाली सिलियरी मसल्स होल्ड करती हैं, जिसे सिलियरी प्रणाली कहा जाता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को क्या कर सकती हैं, घटा अथवा बढ़ा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम अथवा अधिक हो सके और हमें दूर की भी वस्तु और नजदीक की भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दाब पड़ता है जितना कि बाहरी वस्तु का दृश्य पटल पर स्पष्ट बन सके। उतना ही दाब डाला जाता है कि बाहरी वस्तु अगर नजदीक है तो फोकसित हो सके और चाहे बहुत दूर है तो फोकसित हो सके। सिलियरी मसल्स अपने आप उसके एडजस्टमेंट को धारण कर लेते हैं। इसे ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहा जाता है। अब बात करते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना की। नेत्र गोलक के भीतरी पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली यानी दृष्टि पटल होती है। इस पर्दे पर एक विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं यानी नर्व्स की सिरे लगे होते हैं, जिन पर पड़ने वाले प्रकाश संवेदन उत्पन्न करते हैं, और यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, उसके द्वारा ये कहां पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मान लीजिए हमारा अभी हम लोग जब प्रतिबिंब नेत्र मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब के बनने की विषय में बात करेंगे तो वही अभी चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, यहां पर एक वस्तु हमारा ओ रखा हुआ है। अब होता क्या है कि वस्तु ओ से एक किरण चलती है, सबसे पहले कॉर्निया के पास आती है, कॉर्निया से सीधे एंट्री लेती है किसमें, वह सीधे एंट्री लेती है आपके कॉर्निया के बाद आइरिस में। आइरिस उस मात्रा को संकुचित कर देता है और आइरिस से वो कहां जाती है, प्यूपुल में। प्यूपुल के बाद वो सीधे लेंस में जाती हैं और लेंस से होकर के उसका प्रतिबिंब कहां बनाती हैं, रेटिना पर बनाती हैं। और वो प्रतिबिंब ध्यान रखिए उल्टा बनता है, छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। उसको जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं आंखों की, जो जिनका कनेक्शन सीधे, जिन्हें हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो सूचनाओं को लेते हैं, वो सीधे ब्रेन के पास पहुंचते हैं और ब्रेन हमें उस फिगर को सीधा करके बताता है। यानी आप मुझे अगर देख रहे हैं तो एक्चुअल में आपके रेटिना पर जो फिगर बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। आपके मस्तिष्क तक यह जो ऑप्टिक्स नर्व है, यह जो है हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, यह दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक उस सूचना को ले जा रही हैं और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसे सीधा दिखा रहा है। अब बात करते हैं जलीय द्रव तथा कचाव द्रव की। इसमें दो तरह के द्रव पाए जाते हैं, यहां पाया जाता है जलीय द्रव, यहां पाया जाता है कचाव द्रव। इन दोनों के बीच में नेत्र कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव पाया जाता है और रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव पाया जाता है। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में स्थान में जल के समान एक द्रव भरा रहता है, जो अत्यंत पारदर्शी होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान, अब दृश्य पटल तक का स्थान नेत्र लेंस के पीछे और दृश्य पटल के बीच में के स्थान में एक गाढ़े पारदर्शी रंग का उच्च अपवर्तनांक द्रव भरा रहता है। इसे ही हम कचाव द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तनांक में लेंस की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो यह जो आपका पहला पाया जाने वाला द्रव है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, यह आंख पर पड़ने वाले मैनुअली प्रेशर को और लाइट को प्योरीफाइड करने का काम, इमर्ज्ड करने का काम करता है, यानी उसको संशोधित कर देता है। और यह जो आपका
बीच वाला हिस्सा पाया जाता है, यह आंखों पे दबाव को बनाए रखता है। अगर आपके चलिए किसी रीजन की वजह से आंखों पर किसी तरह का दबाव बन गया तो नेत्र गोलक का व्यास जो है, यह जो गोला है यह पिचके नहीं, यह बना रहे, इसमें यह मदद करता है। अब बात करते हैं पीत बिंदु की। एक ऐसा भी बिंदु पाया जाता है जिसे हम येलो स्पॉट कहते हैं, और ये पूरे रेटिना का वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे साफ दिखाई देता है। अगर किसी वस्तु को आप बहुत स्पष्टता देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, यानी बहुत पास से और आसानी से उसके किसी भी टर्म के विषय में अगर आप बात कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको वह वस्तु का प्रतिबिंब उस रेटिना के किस पॉइंट पर बन रहा है, पीत बिंदु पर बन रहा है। अब बात करते हैं अंध बिंदु पर। दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जाती हैं, यहां से ध्यान दीजिए कि इसी स्थान पर हमारी नसें जुड़ी हुई हैं। अगर यहां प्रतिबिंब बनता है तो हमें वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो रेटिना पर एक ऐसा भी बिंदु होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है, और एक ऐसा भी बिंदु होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो जिस पर बनता है, स्पष्टता बनता है, उसे हम पीत बिंदु, और जिस पर नहीं बनता है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। एक और छोटा सा भाग इसमें है जो कि छूट गया है, वह है इसमें जो होती हैं, अगर आपकी बात करें रेटिना के अंदर जो होती हैं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। वे तंत्रिकाएं जो हमारे प्रकाश की तीव्रता तथा रंगों की पहचान में मदद करती हैं। वह दो तरह की होती हैं, एक होती है छड़ यानी दंडवत कोशिकाएं, और दूसरी होती हैं छड़ जिसे कहा जाता है रॉड सेल्स, और दूसरी होती हैं शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं, ये दो तरह की कोशिकाएं हमारे शरीर में, हमारे आंखों में पाई जाती हैं। और ये जो रॉड टाइप के जो सेल होते हैं, यह जो हमारी आंखों में पाए जाने वाले होते हैं, ये हमारे किसी भी वस्तु के साइज को बताते हैं, वस्तुओं की से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं। और शंकु जो कोशिकाएं आंखों के अंदर पाई जाती हैं, वो हमारे किसी भी वस्तु को पहचानने वाले रंग के विषय में बताती हैं कि अगर हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का रंग कैसा है। और आकृति और आकार के बारे में छड़ कोशिकाएं बताती हैं, दंड कोशिकाएं बताती हैं। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु आंख से बहुत दूरी यानी अनंत पर होती है, तो वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर क्या होती हैं, फोकस हो जाती हैं। दूर बिंदु अनंत है और अनंत से आने वाली किरणें अभिनेत्र लेंस से होकर के वो रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस स्थिति में आंख की पक्षमाभि पेशियों पर तनाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दूर की वस्तु दिखाई देनी होती है और हम पूरे दूर तक की वस्तु को देखने के लिए हम पूरे पक्षमाभि पेशियों पर कोई तनाव नहीं डालते, क्योंकि उस समय हमारी आंखें एकदम नॉर्मल होती हैं और हम आराम से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम हाथ से इशारा करते हैं ताकि लाइट हमारे बराबर आ सके। हम कभी कभी हाथ का भी सहारा लेते हैं अगर लाइट ज्यादा आ रही हो तब। तथा पेशियां शिथिल अवस्था में होती हैं, यानी उस समय जब कोई बहुत दूर वस्तु है तो उसे देखने के लिए हमें अपनी पक्षमाभि पेशियों पर कोई असर डालने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में भी रहेंगे तो हमें दूर की वस्तु, अनंत पर स्थित कोई वस्तु आसानी से दिखाई देगी। तथा अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की वक्रता न्यूनतम अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, जिसकी वजह से हम तनाव, जब हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो वक्र सेंटर जो नेत्र लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो हमें दूर तक की वस्तु आसानी से दिखाई देती है। बहुत दूर कोई वस्तु रहेगी तो फोकस दूरी और त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता न्यूनतम हो जाने की वजह से फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी। लेकिन वहीं जब वस्तु आंख के निकट होती है, कोई वस्तु है और वो बहुत निकट है आंख के, जैसे मैं इस पर एक टर्म लिया हूं, यहाँ लिखा है टुडे प्रीमियम चाय का कोई टर्म लिखा हुआ है, तो निकट है ये। अगर वस्तु निकट होती है तो पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ करके अभिनेत्र लेंस की वक्रता को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है,
मोटा हो जाता है और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है और उसके बाद से वह अभिनेत्र लेंस से होकर के वह रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी हमें सिकुड़ना पड़ेगा, जब हमें कोई पास की वस्तु देखनी होगी तो हमारी पक्षमाभी पेशियों को क्या करना होगा, सिकुड़ना होगा, तब हमें कोई पास की वस्तु दिखाई देगी। और दूर की वस्तु देखना है तो हमारी पक्षमाभी पेशियां रिलैक्स पोजीशन में होती हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, अपने आप में खुद ही चेंज कर लेता है। क्या आपको नजदीक की वस्तु देखने के लिए आपको सिकुड़ने की जरूरत है? नहीं, वो खुद ही नजदीक के लिए सिकुड़ लेगा और दूर की वस्तुओं के लिए पक्षमाभी पेशियां रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी। यह क्षमता समायोजित करने की, आंख के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से वो खुद ही अपने वो फोकस को समायोजित करने की जो पावर होती है, उसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई रखी वस्तु आंख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। यानी बहुत दूर पर कोई अगर वस्तु रखा हुआ है और वहां तक रखा वस्तु अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको दूर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर रखी कोई वस्तु अगर आपको दिखाई दे रही है तो वह आपका कौन सा बिंदु है, दूर बिंदु है। और नजदीक बिंदु की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई रखी वस्तु आंख द्वारा बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु कहलाती है। अगर आप ध्यान देंगे तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर में कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। और निकट बिंदु के लिए की बात करते हैं कि जिस निकट के, एक ऐसा तो है नहीं कि आप आंख के पास सटा करके देख लेंगे तो आपको दिखाई देगा, नहीं, एक पर्टिकुलर दूरी पर रखी वस्तु हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। तो वह कितनी दूरी होती है आंख से, 25 सेंटीमीटर। अगर हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी है पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वो बड़े आराम से हमको दिखाई दे सकती है। उससे नीचे करेंगे तो हमारी पक्षमाभी पेशियों पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा। और ये 25 सेंटीमीटर क्या है कि अगर हम बात करते हैं स्केल की तो आपका ये जो है सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है और 25 सेंटीमीटर ये 15 और 15 ऐसे 30, लगभग डबल इस पेंसिल का, इतने तक रखी वस्तु आराम से हमें इसका यह सेंस है कि हम आराम से 25 सेंटीमीटर पर या उस थोड़ी कम पर या थोड़ा ज्यादा पर रख करके किसी भी वस्तु को आसानी से लिख या देख सकते हैं। इसीलिए जो डेस्क बेंच बनाए जाते हैं उनमें अगर झुकाव वाली डेस्क बेंच अगर आपने देखा होगा तो उसका झुकाव एक ऐसे लीनियर टर्म पर लिया जाता है कि व्यक्ति बैठने के बाद उसे 25 सेंटीमीटर तक ही झुकना पड़े, वो आसानी से उस पर देख सकता है। यदि हम 25 सेंटीमीटर पे दूर रखी वस्तु को देखने का प्रयास करें तो आंखों पर क्या पड़ेगा, तनाव बढ़ता है और वह धुंधली दिखाई देती है। 25 सेंटीमीटर से दूर करते जाएंगे तो वह धुंधली दिखाई देगी। आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहा जाता है। यानी दूर से लेकर के और निकट बिंदु तक, दूर बिंदु से लेकर के निकट बिंदु के बीच की दूरी में जितने भी वस्तुएं आएंगी वो आपको दिखाई देंगी, उसे ही हम दृष्टि विस्तार कहते हैं कि आपको यहां से यहां तक दिखाई देता है। यह सामान्य आंख के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर के कहां तक होता है, अनंत तक होता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक। किसी का अनंत ऐसा हो सकता है कि अगर उस अनंत जहां तक पर आखिरी वह बिंदु जहां पर कोई रखी वस्तु दिखाई दे रही है और उससे थोड़ा भी दूर हो जा रही है तो वह वस्तु धुंधला हो जा रहा है, तो वह उसका दूर बिंदु कहलाएगा। जहां पर वह वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है इसे ही दृष्टि विस्तार कहा जाता है। दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। हमारे समंजन क्षमता, जब किसी भी व्यक्ति के आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो उसके नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष अथवा दृष्टि दोष कहते हैं। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं या इसे ही नेत्र दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके आगे या पीछे बनता है।
आंख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। आंख में कुल 6 प्रकार के, मुख्य 6 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस इसे कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है जरा दूरदर्शिता प्रेसबायोपिया, चौथा है अबिंदुकता, पांचवा है वर्ण अंधता और छठवां है मोतियाबिंद कैटरैक्ट। आपने इनमें से 3 के बारे में भले नहीं सुना होगा, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्ण अंधता भी सुना होगा, इन दोनों के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसा भी आदमी है जो कलर पहचान नहीं पा रहा है। और मोतियाबिंद के बारे में लगभग मुझे ज्ञात है कि हर व्यक्ति को पता होगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, क्योंकि ये गांवों और शहरों में कॉमन बीमारी की तरह इस समय उभर करके सामने आया है। हर 60 साल से अधिक व्यक्ति को मोतियाबिंद होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस क्या होता है? आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें आंख का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नजदीक आ जाती है। अनंत बिंदु जो है अनंत पर न होकर के नजदीक आ जाने की वजह से इसमें एक निश्चित दूरी तक, और इसको अगर पहचानना है तो नाम से थोड़ा सा स्पष्ट ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष है आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाती हैं, है तो निकट दृष्टि दोष, लेकिन नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, लेकिन नाम इसका निकट दृष्टि दोष है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अनंत पर न होकर के या उससे क्या आ जाता है, नजदीक पर बिंदु आ जाती है। निकट दृष्टि दोष का कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आंख में निकट दृष्टि दोष होता है? इस दोष के उत्पन्न होने के संभावित कारण होते हैं, पहला, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ गई हो। अभिनेत्र लेंस जो है, आपका जो अभिनेत्र लेंस है इसकी वक्रता बढ़ जाए। अब जानते हैं कि अगर वक्रता बढ़ जाएगी तो वक्रता त्रिज्या के बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाएगी। या दूसरा कारण हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई हो। अभिनेत्र लेंस और रेटिना, आर को रेटिना से यहां दिखाया गया है, इनके बीच की अगर दूरी भी बढ़ जाए तो भी हमारे आंख के अंदर क्या, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। जैसे जब दूरी बढ़ेगी, जैसे बैलून की बात करते हैं, अगर बैलून लंबा होगा तो क्या बैलून का साइज नहीं बढ़ेगा? ऐसे समझ जाइए, बैलून छोटा है और अगर बैलून को हम लंबा कर देंगे तो बैलून का साइज भी बढ़ जाएगा। यानी आंख का अगर गोले का व्यास बढ़ जाए तो भी हमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो वक्रता बढ़ जाती है। इस दोष के कारण अनंत पर, देखिए अनंत पर चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो अनंत पर रखी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर, यानी दृष्टि पटल यानी रेटिना पर न बनकर रेटिना के कुछ पहले बनता है, रेटिना पर न बनकर उससे पहले बनता है। दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर के रेटिना आर पर न मिलकर के बिंदु पी पर मिलती हैं। इसीलिए जब रेटिना पर फिल्म नहीं बनेगी तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंख की रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर नहीं बनेगा तो वह वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगी, और इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए, कोई भी किरण जो है
अगर रेटिना पर पहले बन रही है तो इसका मतलब उसे फैलाने की जरूरत है कि सिकोड़ने की जरूरत है। कोई किरण पहले मिल रही है तो उसे फैलाने, उन किरणों को फैलाने की जरूरत है कि सिकोड़ने की जरूरत है? उन्हें फैलाने की जरूरत है। और फैलाने का काम कौन लेंस करता है? जैसा कि आप जानते हैं अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस का काम किरणों को फैलाना होता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे किरणें जो पहले मिल रही हैं वो फैल जाने के कारण और दूर हो जाएंगी, और दूर हो जाने के बाद फिर अभिनेत्र लेंस पर जाकर के रेटिना पर मिल जाएंगी। इसीलिए जब आंख आपकी डिस्टर्ब होती है तो एक व्यक्ति जो होता है वो चार्ट बनाता है और एक निश्चित दूरी पर रख करके आपको अक्षरों को पढ़ने के लिए कहता है, ताकि आपका क्या पता कर सके? फोकस दूरी। क्योंकि अगर फोकस दूरी पता चल जाएगा तो वह लेंस, अच्छे लेंस का चश्मा बना पाएगा, जिसमें अनंत से आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंख के दूर बिंदु यफ से आती हुई प्रतीत होती है। इससे ये किरणें आंख से अपवर्तित होकर के रेटिना के प्रतिबिंदु यानी आर पर गिर जाती हैं। अतः अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और आंख को वस्तु क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देने लगती है। देखिए, जो वस्तु आपका पहले बन रहा था अब वो एकदम बिल्कुल रेटिना पर बन रहा है, और हम जब चश्मा पहनते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है, तो हम कहते हैं चश्मा हमारा क्या है, ठीक है। लेकिन आप अगर गलती कर देंगे, आपको जब चश्मा बनाने वाला जो व्यक्ति होगा अगर आपको स्पष्ट पढ़ने के लिए कह रहा है और आपने कहीं उससे मजाक में खिलवाड़ कर दिया कि नहीं ये चीज हमको दिखाई दे रही है और ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, आपने मजाक कर दिया, तो वह उसी दूरी का फोकस दूरी सेट कर देगा। तो पता चलेगा कि जब भी आपको देखना होगा वस्तु को आगे या पीछे खसकाना पड़ेगा। चश्मा आपका ऐसा बन जाएगा कि आगे पीछे खसकाना पड़ेगा। तो कभी भी डॉक्टर, जब भी इस तरह के नेत्र के जो डॉक्टर होते हैं, अगर आपसे चश्मे के रूप में अगर आपसे पूछते हैं तो समझ जाइएगा कि आपने 10th में पढ़ा था कि वो आपका क्या पता करना चाह रहे हैं? फोकस दूरी पता करना चाह रहे हैं कि आपका नेत्र कहाँ फोकस बना रहा है। जैसे ही उतने सेंटीमीटर का फोकस बना रहा है, बस उतने ही फोकस का वो लेंथ मेजर कर लेंगे और उसके हिसाब से आपका चश्मा बना देंगे। आपको उतने दूरी पर एकदम स्पष्ट दिखाई देना चालू हो जाएगा। यानी दूर पर रखी कोई भी वस्तु आप आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। अब इसको निकालने के लिए डॉक्टर कौन सा कैलकुलेशन लगाता है? डॉक्टर क्या करता है कि उसे पता चल जाता है? क्या वो करेगा? तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप क्लास 10th की नॉर्मल इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, उस व्यक्ति को एक चेयर पर बिठाना है और एक चार्ट दीवार पर लटका देना है, और लटकाने के बाद उससे उसकी फोकस दूरी पता करनी है। क्या करेंगे? माना नेत्र से बिंदु यफ की दूरी क्या है? यक्स है। मान लिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर या 50 सेंटीमीटर या 2 फुट या 5 फुट सेंटीमीटर में आप मेजर करेंगे, नहीं तो मीटर में। 2 मीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2 मीटर पर दिखाई दे रहा है और उससे दूर होने पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? यक्स। और ये आपका यफ आपको पता ही करना है। और किसी भी वस्तु की दूरी कहां पर ली जाती है? अनंत पर। दूर हमारा नेत्र का अनंत बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु कहां होता है? अनंत पर। और नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर पर। अभी आप यहाँ इसके लिए 25 सेंटीमीटर अनंत ले रहे हैं, और जब जैसे ही हम दूर दृष्टि दोष में आएंगे वहां नजदीक का नहीं दिखाई देगा, तो वहां कितना लेंगे? 25 सेंटीमीटर लेंगे। तो क्या करेंगे? चूंकि अवतल लेंस और आंख के बहुत निकट है, अतः अवतल लेंस से यफ तक की दूरी यक्स मानी जा सकती है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी यफ हो तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u = 1/f। ये कौन कर रहा है? आप जब डॉक्टर बन जाएंगे ना तो यही कैलकुलेशन करेंगे। आप पता कर लेंगे कि 2 मीटर पर उसका क्या हो रहा है? प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसको 2 मीटर पे दिखाई दे रहा है, उससे दूर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको फोकस, वो आपको यक्स पता चल गया। क्या पता चल गया? यक्स। तो आपको कितने पावर का लेंस बनाना है, इसके लिए फोकस आपको पता करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
यक्स यू के जगह अनंत रखेंगे, भी के जगह माइनस यक्स रहेगा और एफ के जगह आपको पता ही नहीं है क्यों ये माइनस में लिया गया है, क्योंकि ये क्या है, अवतल लेंस है। जब आपको ट्रिक सिखाई गई थी तो अवतल लेंस में ये क्या लिए जाते हैं, यू तो माइनस में होता ही होता है, भी माइनस में लिया जाता है। तो 1/-x इज इक्वल टू 1/ इनफाइनाइट और 1/f। ध्यान दीजिए इनफाइनाइट को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो माइनस ये हो जाएगा -x, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -x। यानी आपकी फोकस दूरी उसी के टर्म के हिसाब से हम बनाएंगे और उसी पर लेंस को सेट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितने पावर का लेंस चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है लेंस का पावर p इज इक्वल टू 1/f किसमें, मीटर में, और वही अगर सेंटीमीटर हो तो यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 100 से 100। तो मान लीजिए आपका f 2 मीटर पर उस व्यक्ति को कितने मीटर पर दिखाई दे रहा है, 2 मीटर पे दिखाई दे रहा है, तो 2 मीटर पे अगर उस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है 2 मीटर पर, तो आपका हो जाएगा 1/2, यानी कितने पावर का लेंस उसे चाहिए 0.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए। तो आप नंबर में चश्मे में आप देखते हैं ना कि कितने पावर का लेंस है, तो कहता है 1 का है, 1.0 का है, 1.2 का है, 0.5 का है, 0.2 का है। तो ये 0.2 0.5 ये क्या है, पावर ऑफ लेंस है, उस चश्मे का पावर है जो कि फोकस दूरी से निकाला जा सकता है। तो आप एक नॉर्मल अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप नॉर्मली तौर पर किसी भी व्यक्ति का फोकस पता कर सकते हैं, और फोकस पता करने के बाद आप उसका बता सकते हैं कि उसके चश्मे में कितने पावर का लेंस यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष के बारे में कल हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष के बारे में देखा था, मायोपिया। आज हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है, जब हमें नजदीक की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो वहां निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में ठीक उल्टा, इस दोष में आंख को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे न रह करके दूर खिसक जाता है। दूरदृष्टि दोष के कारण, इस प्रकार के दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण है। पहला, जो कारण हम निकट दृष्टि दोष का था ठीक अपोजिट इसमें हो जाता है। अब नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या उसमें अधिक हो गई थी, इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, अब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसमें नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। इस दोष के कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके उसके पीछे बनता है। इसमें पास से आने वाली समांतर किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर के रेटिना आर पर न मिलकर के रेटिना के पीछे बिंदु पी पर मिलती हैं, इसलिए इसे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान से आप देखेंगे तो हमारे पास से रखी वस्तु जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, उससे आ रही है प्रतिबिंब, उससे आ रही है किरणें, और किरणें आकर के रेटिना के पीछे पी बिंदु पर फोकस कर रही हैं। यानी लाइट को और हमें कन्वर्ज करने की जरूरत है और ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत है, इसीलिए हम इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस किरणों को और सिकोड़ देता है, जो चीज पीछे बन रही है वो और आगे रेटिना आर पर बन जाती है। दूरदृष्टि दोष का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस के दूरी वाले एक अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष से युक्त आंख में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ओ से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आंख के निकट बिंदु यन से आती हुई प्रतीत होती है। इससे ये किरणें आंख से अपवर्तित होकर के पीत बिंदु आर पर बनती हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और आंख को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब हमें अगर चश्मे में इसके पावर का पता करना है
तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें हम पता करेंगे माना आंख के निकट बिंदु यन की दूरी क्या है, यक्स है। निकट बिंदु यन की दूरी क्या है, यक्स है। चूंकि नेत्र और उत्तल लेंस अत्यंत पास हैं, अतः उत्तल लेंस से यन की दूरी भी यक्स मानी जा सकती है। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी भी यानी 25 सेंटीमीटर होती है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। u के जगह -d हो जाएगा, v के जगह -x हो जाएगा। तो v के जगह -x और u के जगह -d हमने रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, x - d/dx। d हम जानते हैं 25 होता है, तो 25 × x/x - 25। अगर हमें फोकस पता करना है तो बस हम पता कर लें कि निकट बिंदु उसका कितना है, 25 सेंटीमीटर से कितना कम या ज्यादा है, वही दूरी बस हम निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा फोकस कितना है। और फोकस जब पता चल जाएगा तो हम उस क्षमता का लेंस यूज करके चश्मा बना लेंगे। जरा दूरदर्शिता के बारे में हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की तो वस्तु स्पष्ट लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम से अगर जाएंगे तो निकट माने निकट, दृष्टि दोष माने दृष्टि दोष, यानी जिसमें निकट की दृष्टि दोष हो, ऐसा नहीं। उसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं जरा दूरदर्शिता के बारे में। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं। यह वृद्धावस्था में होने वाला दोष है जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह रोग पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने व क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस लगे होते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस का तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस का कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग निकट की वस्तुओं को देखने अथवा पढ़ने के लिए काम में आता है। तो ये आपका जरा दूरदर्शिता है, वृद्धावस्था में होने वाला रोग। अब आते हैं अबिंदुकता पर। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है और इस बीमारी को ऐसे कह लीजिए कि हजारों करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति को होता है। ऐसे समझिए 10 करोड़ लोग हैं तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। यह प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक होता है। होता क्या है इसमें? नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी क्षैतिज रेखा है तो ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएगा, ऊर्ध्वाधर है तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा। यानी आपका दरवाजा अगर ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है तो आपको क्षैतिज दिखाई देगा। सोचिए इससे आप अगर आपके पास कोई विंडो है और उसमें आपके दोनों रॉड लगे हुए हैं, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों, तो कुछ ही एक को ही वो देख सकता है या दोनों के ही पोजीशन अलग अलग उसे दिखाई देंगे। इस दोष का कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना है। कॉर्निया वैसे बहुत रेयर केस में, मैंने कहा ना कि 10 करोड़ में से किसी एक को यह बीमारी हो सकती है। अर्थात कॉर्निया के एक तल में वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में वक्रता कम हो जाती है। इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो लेंस लगी होती है वो ऐसे बेलनाकार लगी होती है, बेलन के आकार की लगी होगी। ऐसे में जो लेंस लगा होगा तो ऐसे को हम अबिंदुकता कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णांधता के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? मनुष्य की आंख में यह दोष शंकु कोशिका की कमी के कारण होता है। यह जो होता है
मनुष्य की आंख में यह दोष शंकु कोशिका की कमी के कारण होता है। इन कोशिकाओं की कमी के कारण मनुष्य की आंख निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होती है। यानी अगर हम बात करें तो हमारे आंख में जो पाई जाने वाली शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो हमें कलर पहचानने में मदद करती हैं, उनमें कमी के कारण ऐसा होता है। ऐसे में मनुष्य को कुछ ही रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जैसे आपका लाल कलर दिखाई दे सकता है, पीला दिखाई दे सकता है, लेकिन इनके मीडिएटर कलर आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसे वर्णांधता कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। अगर यह आपको है तो आप किसी भी प्रकार के सैन्य विभाग में भाग नहीं ले सकते, ना ही आप एयरफोर्स आर्मी वगैरह में जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां कलर ब्लाइंडनेस होगा और आपको कलर पहचानने में दिक्कत होगी, तो आप गलती कर सकते हैं। यह दोष मनुष्य की आंख में आनुवांशिक दोष होता है, और यह दोष आनुवांशिक होता है, यह आपको ऐसे ही नहीं आ जाता। आपके पूरे अगर हम बात करें पूर्वजों में, तो जरूर किसी न किसी को रहा होगा, तो ही आपके अंदर ये आया है। पिताजी को इनकेस है तो आपको हो सकता है, माताजी को है तो भी इनकेस हो सकता है आपके दादाजी को हुआ हो तो भी ये आप में आ सकता है। और इसकी एक बहुत बेकार बात यह होती है कि इसका कोई उपचार नहीं होता। आप इसे ठीक नहीं कर सकते। या एक बार हो गया तो आपको इसको ठीक नहीं कर सकते, आपको कलर पहचानने में दिक्कत होगी। परंतु ये विभिन्न रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, इस रोग को ही वर्णांधता कहते हैं। अगर 5 कलर हम 10 कलर रख दें और आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप उसमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि लाल कलर कौन सा है, रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ब्लैक कौन सा है, तो समझ जाइएगा कि आपको ये कलर ब्लाइंडनेस है। और भी मध्यम रंगों की पहचान कराई जाती है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के बारे में। कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों को अभिनेत्र लेंस पर एक पतली झिल्ली बन जाती है, और ये हमेशा वृद्धावस्था वाले लोगों को होता है। हो जाने के कारण अभिनेत्र लेंस दूधिया हो जाएगा, यानी परत, एक सफेद रंग की परत आपके अभिनेत्र लेंस पर हो जाएगी। क्योंकि मैं हाथ लगाते समय खोल नहीं सकता, तो आप देखेंगे ना, तो जो अभिनेत्र लेंस आपका होगा उसी के ऊपर एक पतली पतली परत चढ़ जाएगी, और वो पतली परत अक्सर बूढ़े लोगों में ही चढ़ती है। मोतियाबिंद की बीमारी उन्हें ही होती है, जिससे उसका कलर दूधिया हो जाता है और हमें सामने का कोई भी बिंदु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। इसके कारण या तो नेत्र में देखने में आपके कमी आ जाएगी, और नहीं तो नेत्र पूर्णतः खराब हो जाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद का निर्माण किया जाता है। शल्य चिकित्सा द्वारा ही इसका ऐसे समझ जाइए कि निवारण किया जाता है, जिससे दृष्टि वापस आ जाती है। आज हम मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए लेजर पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारे उस नेत्र लेंस पर आए दूधिया परत को हटाने के लिए लेजर से उस परत को हटा करके और नया लेंस फिक्स कर दिया जाता है उस परत के जगह, या अन्य चीजों को हटा दिया जाता है वहां से, जो भी वो दूधिया परत जिसके भी कारण आया है। और अक्सर ऐसे आप लोगों को आसपास जरूर देखे होंगे कि वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा करके, बड़े वाले चश्मे, 1 या 1.5 महीने तक इन्हें धूप से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो समझ जाइएगा कि 90% लोगों को जो ब्लैक कलर के चश्मा लगाए हुए हैं उन्हें मोतियाबिंद ही हुआ है। किस उम्र में? जो अत्यधिक उम्र के लोग हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन बीमारी की तरह निवारण में आई हुई है, इसलिए आप अपना आंखों का ख्याल रखें। धन्यवाद। प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अभी तक हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा है, परावर्तन के सारे नियमों को जाना है, और अपवर्तन के भी सारे टर्मों को जाना है। अब हम इसी के सेकेंड फेज में आ गए हैं, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, और उसमें है हम प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे अपवर्तन होता है, जिनकी जानकारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंस द्वारा ही प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है, अन्य माध्यमों में भी होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। कांच का प्रिज्म क्या होता है भाई? प्रिज्म किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समांग एवं पारदर्शी माध्यम, समांग और पारदर्शी माध्यम का कोई भी समतल पृष्ठ अगर एक कोण पर झुका हुआ है तो वो क्या बना देगा? प्रिज्म बना देगा, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रिज्म में जिन 2 पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है
वो समतल होते हैं तथा वो कौन से पृष्ठ कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। तो जिससे ये अपवर्तन हो रहा है ना, देखिए ये जिस भाग से अपवर्तन हो रहा है वो सारे के सारे भाग क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। पृष्ठों के बीच बने कोण को, पृष्ठों के बीच यहां पर देखिए एक कोण बन रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण। बीच बने कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं सेक्शन अलग से कर दिया हूं। तो ये जिस कोर पर मिल रहे हैं, जिन कोनों पर मिल रहे हैं, वो अपवर्तक कोर है। चित्र में PQ अपवर्तक कोर है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोना इन दोनों समतलों का मिलाया गया है, ऐसे ऐसे रखा गया है समतलों को, ऐसे। तो ये जो है अपवर्तक कोर है। दो समतल हमारे पास थे और दोनों समतलों को उनके बीच वाले प्रिज्म के पृष्ठ से रख देते हैं, तो हमारा क्या बना है? अपवर्तक कोर है ये। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का क्या कहते हैं? आधार कहा जाता है। और ये हमारा क्या है? आधार है। यानी हमें प्रिज्म की परिभाषा कभी अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन प्रिज्म होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कि दो समतल समांग एवं पारदर्शी माध्यम के जो किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों से बना जो चित्र होता है, घिरा भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको जरा समझिए। यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण PQ आती है, PQ आती है और वो प्रिज्म के Q बिंदु पर टकराती है। टकराने के पश्चात वह अपवर्तित होती है, अब थोड़ा सा कोण में झुकाव हो जाता है और वह किस दिशा में निकल जाती है? Q से R दिशा में निकल जाती है। और फिर वो जाकर के फिर इसका अपवर्तन उसी दूसरे पृष्ठ पर होता है और फिर वहां से वह किस दिशा में निकल जाती है? RS दिशा में निकल जाती है। अगर हम यहां पर अभिलंब खींचें, अभिलंब अगर हम यहां पर खींचें तो ये जो अभिलंब है इसको हम आगे की तरफ भी बढ़ाए हैं और पीछे की तरफ भी बढ़ाए हैं, यहां भी आगे की तरफ बढ़ाए हैं और पीछे की तरफ बढ़ाए हैं। तो यह दोनों के दोनों अभिलंब एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। तो यहां देखिए ये अभिलंब दोनों R बिंदु पर बना अभिलंब तथा Q बिंदु पर बना अभिलंब एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रहे हैं। ऐसे ही इन किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, जो किरणें हमारी P से Q की तरफ आ रही हैं, यह इनका विचलन न हो करके अगर ये आगे की तरफ बढ़ती तो यह बिंदु D पर एक दूसरे को क्या करती? प्रतिच्छेदित करती। और यहीं पर प्रतिच्छेदित जहां पर करती वहीं पर हमारा एक कोण बनता और उस कोण का नाम ही है डेल्टा इसे कहा जाता। इसे ही कोणीय विचलन कहा जाता है, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। तो ये आपका डेल जो है विचलन कोण है। और अब हमने अगर बात किया तो हमने जो यह टर्म बनाया है, जो लंब हमने खींचा है, यहां अगर ये I1 है तो इधर भी I1 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मैथ में हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये I1 है तो ये भी I1 होगा, ये I2 है तो ये भी I2 होगा। अब जो फिगर हमने समझा, अब उसी फिगर को हमें शब्दों का रूप देना है। अब हमें वाक्य बनाने हैं। माना ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ABC प्रिज्म का मेन पार्ट है, मुख्य परिच्छेद है, जो वायु में रखा हुआ है, जो कि वायु में रखा हुआ है। कोण BAC, ध्यान दीजिएगा,
कोण बीएसी, एक एक करके सारी बात हम करेंगे। कोण बीएसी, यहां पर बना कोण जो कि हमने अभी प्रिज्म में देखा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं, या इसे ही हम कौन सा कोण बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहां पर हमारा कौन सा कोण बना है? प्रिज्म कोण। क्या है? प्रिज्म कोण है। माना एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश का मतलब उसका कलर एक है, या तो वो रेड कलर का है, नहीं तो वो व्हाइट है, नहीं तो वो ग्रीन है, नहीं तो येलो है। एक वर्णी प्रकाश मान के चलिए, क्योंकि अगर आप सूर्य के प्रकाश का किरण लेंगे तो वह सूर्य के प्रकाश के किरण में मुख्यतः वह 7 रंगों में विभक्त होता है। तो वो हम एक वर्णी प्रकाश लिए हैं। मान लीजिए आप लेजर लाइट लिए हैं, और लेजर लाइट से आप, लेजर लाइट में लाल रंग का एक वर्णी प्रकाश होता है, नहीं तो पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश आप लोगों ने देखा होगा लेजर लाइट में। तो उसी लेजर लाइट को हमने प्रकाश के माना कि वह P से Q दिशा पर क्या आकर के वायु से प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर क्या होती है? आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात वह Q से किस दिशा की तरफ? QR दिशा की तरफ मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, जो कर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। प्रकाश QR, अब Q से R, प्रकाश किरण, अब ये QR हो गया, ये आपतित हो गया। प्रकाश QR दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु किस पर टकराती है? बिंदु R पर टकराती है, और टकराने के पश्चात बिंदु R से पर सीधे बिंदु R पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में क्या होती है? निर्गत हो जाती है, RS दिशा में चली जाती है। अतः प्रिज्म PQ से आने वाली किरण को RS दिशा में विचलित कर देता है। यानी PQ से किरण आ रही है, उसे किस दिशा में विचलित कर दिया? देखिए PQ से QR में गया है, और फिर QR से RS दिशा में गया है। यहां पर किरणों का क्या हुआ है? विचलन हुआ है, वे अपना रास्ता भटक गई हैं। अगर वो जाना चाहती तो वो तो सीधे निकल जाती ना, लेकिन प्रिज्म क्या कर दिया है? उनके रास्ते को बदल दिया है। देखिए वो यहां से P से Q दिशा में जा रही थी, लेकिन वहां से दिशा चेंज करके Q से R कर दिया, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकली फिर R से S कर दिया। यानी दिशा उसने भ्रमित कर दिया, भटका दिया, विचलित कर दिया। इस प्रकार प्रिज्म का प्रकाश की दिशा में कोणीय विचलन उत्पन्न कर देता है। आपतित किरण PQ को आगे, आपतित किरण PQ को आगे की तरफ देखिए बढ़ाया गया है, ये जो डॉट डॉट वाला निशान है आगे की तरफ, तथा निर्गत किरण, जो किरण आती है उसे आपतित कहते हैं, और जो किरण बाहर निकलती है उसे निर्गत, माने जो बाहर निकल रहा हो, निष्कासित हो रहा हो, निर्गत किरण कहते हैं। तो आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को बिंदु किस पर काटती हैं? बिंदु D पर काटती हैं, बिंदु D पर काटती हैं। जो फिगर में है वही बात लिखा जा रहा है। इन दोनों के बीच बना कोण FDR, FDR, यहां पर FDR विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा, डेल्टा ध्यान देखिएगा, इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा, इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा आप नहीं अगर बनाने आ रहा है तो नॉर्मली आप यस बनाइए और यस वाले टर्म को जोड़ दीजिए, डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। कह रहा है कि यह डिपेंड करता है कि भाई जो पदार्थ लगाया गया है उसका अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा विचलन भी उतना अधिक होगा, और उसके कोण पर भी निर्भर करता है हम झुकाव कितना रखते हैं। कोण जितना कम रखेंगे झुकाव आपके आपतित किरण में, विचलन में भी उतना पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण को I का मान, यहां I का मान जो आपको दिख रहा है, I का मान बढ़ाने पर
विचलन कोण डेल्टा का मान पहले घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हम नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ये अगर हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और डेल का मान धीरे धीरे कम होने लगेगा। तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए एक ऐसा स्थिति आएगा कि धीरे धीरे विचलन कोण का मान घटते घटते एकदम न्यूनतम आ जाएगा, एकदम कम, सबसे कम आ जाएगा। न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात विचलन कोण को पुनः क्या होता है? बढ़ने लगता है। एक मिनिमम मान आ जाने के बाद अगर हम उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो एक मिनिमम मान आ जाने के बाद धीरे धीरे मान क्या हो जाएगा? बढ़ाना चालू कर देगा। पहले घटता है और फिर घटने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। मान लीजिए अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसका धीरे धीरे हम मान अगर कम करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जीरो हो जाएगा। और जीरो की स्थिति में आने के बाद फिर वो -1, -2, -3, -4 माइनस, तो अगर हम माइनस को नेग्लेक्ट कर दे तो फिर उसका मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि कोण कभी ऋणात्मक नहीं होते। हम यहाँ टेम्परेचर उदाहरण ले लिए तो ये ऋणात्मक चला गया है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान जिस समय न्यूनतम होता है उसी कोण को, उसी आपतन कोण को इसका क्या कहा जाता है? अल्पतम अथवा न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल एम का मतलब यह है, डेल मतलब डेल्टा और एम मतलब मिनिमम, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए, मान लिया कोई प्रिज्म है और उसका प्रिज्म कोण ए है तथा किसी वर्ण के किरण का अल्पतम विचलन कोण का मान कितना है? डेल एम है, डेल एम है। तो इस वर्ण के पदार्थ के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको निकालना होगा। तो निकालने के लिए आप फार्मूला क्या रखेंगे? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, जहां ए क्या है? प्रिज्म का कोण है और डेल एम क्या है? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण है। जहां आई को आपतन कोण कहा गया है और इसको अपवर्तन कोण r बराबर a/2 रखा गया है, यानी साइन a/2। तो ये आपके अल्पतम विचलन कोण निकालने के लिए है कि अगर किसी भी पदार्थ का अगर हमें प्रिज्म कोण पता हो, उसका अल्पतम विचलन कोण पता हो, तो हम उस पदार्थ का अपवर्तनांक बता सकते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कोई भी सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की जो श्वेत प्रकाश किरण कहलाती है, जब वह किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो उसके जितने भी अवयवी रंग होते हैं उनमें वह टूट जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण का सेंस रंग से है यहाँ और विक्षेपण का सेंस टूटने से है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, क्रम याद रखिए, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसी फॉर्म में यानी VIBGYOR विबग्योर का मिश्रण होता है। प्रकाश के अवयवी रंगों के इस समूह को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जिस स्पेक्ट्रम में ये विबग्योर है, एकदम ये फिक्स इसी पैटर्न पर रहेंगे। सबसे पहले आपका V फॉर बैगनी यानी वायलेट, I फॉर इंडिगो यानी आसमानी, B फॉर ब्लू यानी नीला, G फॉर ग्रीन यानी हरा, Y फॉर येलो यानी पीला, O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी और R फॉर रेड यानी लाल। एकदम इसी स्पेक्ट्रम में रहेंगे और इस बैंड को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर लाल तथा दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। सबसे एक सिरे पर लाल आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों सिरों लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच में अविरत रूप से अन्य किरणें भी
होती हैं। सामान्यतः हमारी आंखों को ये रंग 7 समूहों के रूप में दिखाई देता है, यह हमें 7 समूहों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इनके बीच अनगिनत प्रकाश किरणें होती हैं। प्रिज्म के आधार की ओर से ये रंग बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल के क्रम में होते हैं। इन रंगों को इस क्रम के अंग्रेजी भाषा के VIBGYOR विबग्योर शब्द से याद रखते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बना है और अलग अलग रंगों के पहले अक्षर से यह मिलकर के बना है, क्योंकि वायलेट का भी होता है तो इसीलिए भी ले लिया गया है और इसे बनाया गया है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो श्वेत प्रकाश में से उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणें प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन द्वारा भिन्न भिन्न हो जाती हैं। अन्य रंगों के प्रकाश में विचलन लाल व बैंगनी रंग के प्रकाश में विचलन होता है, अतः बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इन रंगों के तरंगदैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, कम होता है। लाल रंग का सब विचलन जो होता है सबसे कम होता है। यही कारण है कि हमें दूर से स्थित किसी भी वस्तु को लाल रंग हमारे आसानी से दिखाई दे देता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और अगर हम एक पर्टिकुलर दूरी पर बैंगनी रंग को देखें तो हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जो खतरे का निशान होता है वो हमेशा लाल रंग का ही बनाया गया होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाने की वजह से वह हमें बहुत दूर से ही दिखाई देगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, आखिर में क्यों प्रिज्म द्वारा ही यह प्रकाश का विक्षेपण होता है? क्या इसके अलावा कहीं और भी विक्षेपण हो सकता है क्या रंगों का? तो उसके लिए बात करते हैं। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक जिसके लिए जितना अधिक होगा वह किरणों को उतना अधिक फैला देगा, विचलित कर देगा। जब कोई प्रकाश किरण कांच से गुजरता है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर के प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। देखिए यहाँ प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर के वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक गया है। चूंकि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में विचलन भी भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश के किरण के लिए प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है, क्योंकि लाल रंग का स्पेक्ट्रम ऊपरी भाग बनाता है। यही कारण है कि लाल रंग का विचलन कम होने की वजह से लाल रंग सबसे ऊपर है और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होने की वजह से वह सबसे नीचे चला जाता है, क्योंकि झुकाव धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका होता चला जाएगा, क्योंकि बैंगनी रंग का स्पेक्ट्रम नीचे का भाग है। अतः श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वहीं अगर हम आयताकार गुटके की बात करें, अगर हम प्रिज्म के जगह एक गुटका ले लें, कांच का एक ऐसे गुटका ले लें आयताकार, तो अगर किसी आयताकार गुटके की बात करें तो वहां प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयताकार गुटके में श्वेत प्रकाश गुजरने पर प्रकाश किरणों का विचलन नहीं होता है। गुटके आपतित किरण को तथा निर्गत किरण परस्पर समान होती हैं। यानी हम अगर आपतित किरण की बात करेंगे तो निर्गत किरण भी उनके एकदम समान होगा और वह विचलन थोड़ा भी नहीं होगा, जिसकी वजह से वह उसका विक्षेपण नहीं कर सकते। इसीलिए आयताकार स्लैब द्वारा किसी भी रंग का विस्थापन नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। जब वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन होता है तो ऐसे अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं और इन्हीं अपवर्तनों के कारण हमारे कुछ स्थितियां बनती हैं। उनमें से एक स्थिति है इंद्रधनुष का बनना। आप लोग सोचते होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। प्रकृति द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बने प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। अगर कोई प्रकृति द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण वायुमंडल में होता है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण बनकर के स्पष्ट होता है इंद्रधनुष। यह क्यों बारिश के बाद ही बनता है? अक्सर 90% से ऊपर केसेस में ये बारिश के बाद ही बनता है,
क्योंकि स्पेक्ट्रम होने के लिए हमें प्रिज्म जैसी संरचना के लिए वर्षा की बूंदों का होना जरूरी है, और वर्षा की बूंदों का काम करती हैं। जब बारिश होती है तो वायुमंडल में वर्षा की बूंदें उपस्थित होती हैं। तो होता क्या है, इंद्रधनुष 7 रंगों की एक चाप होती है जो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में इसलिए बनेगा क्योंकि अगर बारिश सूर्य के विपरीत दिशा में नहीं होगा तो सूर्य मान लीजिए इधर है, तभी तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। सूर्य भी इधर ही हो और इंद्रधनुष भी इधर हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें उसके अपोजिट दिशा में आएंगी, उसकी उल्टे दिशा में आएंगी। देखिए सूर्य जो है आपका यहाँ है, आपके बाएं हाथ की तरफ है, और सूर्य जो इंद्रधनुष बन रहा है वो दाहिने हाथ की तरफ है। तभी सूर्य की प्रकाश की किरणें आकर के इससे टकराएंगी। ये वर्षा की एक बड़ी बूंद को लिया गया है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करती हैं। ये बूंदें सूर्य के प्रकाश के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। देखिए यहाँ प्रकाश एंट्री लिया है तो यहाँ से ये अपवर्तित हुई है, और अपवर्तित होने के बाद पुनः यहाँ से अपवर्तित हुई है, जिसकी वजह से यह विक्षेपण हो गया है इसका, और फिर इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंदरूनी तौर पर ये आकर के देखिए फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो रही है। जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है, और देखिए जाकर के पुनः निकल रही है तो ये प्रकाश अपवर्तित हो रहा है। तो प्रकाश के परिक्षेपण में आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचने से ही इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष बनता है। और देखिए एक बार वह अपवर्तित हुई है, पुनः आंतरिक परावर्तित हुई है, और आंतरिक परावर्तन के बाद पुनः अपवर्तन हुआ है। 2 बार अपवर्तन के कारण यह प्रकाश के रंगों में विभिन्न बार टूट जाता है और हमें लाल तथा बैंगनी रंगों का एक समूह दिखाई देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें सिर्फ 3 ही रंग दिखाई देते हैं, उसमें से बाकी रंग नहीं दिखाई देते। जैसे VIBGYOR, इसमें आपका रेड दिखाई देता है, येलो दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई दे सकता है, ग्रीन दिखाई दे सकता है। वायलेट और इंडिगो नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका विक्षेपण बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, इसलिए पथ विचलित हो जाता है, इसी कारण इसका रंग हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आप पास से देखेंगे ना तो ये सातों के सातों रंग इंद्रधनुष में बने होते हैं, लेकिन दूरी हो जाने की वजह से सिर्फ हमें 2 या 3 कलर ही आभास होते हैं। अब हम बात करते हैं तारों का टिमटिमाना तथा उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में। तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं? हमें क्यों लगता है कि तारे जो हैं कभी ऐसे जल रहे हैं या बंद हो रहे हैं, बुझ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमारे नेत्रों को टिमटिमाते से दिखाई देते हैं। क्या होता है, तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने पर लगातार अपवर्तित होता रहता है। होता क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर बहुत सारे परत हैं जिसको तारों का प्रकाश क्या करता है, पार करके आता है। कहीं परत सघन है तो कहीं विरल है। अब वो जब जब आती है तो वो थोड़ा अविलंब से दूर, तो कभी अविलंब के पास, कभी अविलंब से दूर, तो कभी अविलंब के पास, उन परतों को पार करते हुए आती है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर कभी झुका देता है, इसलिए तारे का प्रकाश की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से क्या होती है, कुछ भिन्न होती है। इसलिए वो हमें लगता है कि कभी आगे है और कभी पीछे। क्षितिज के निकट से देखने पर तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। तारे की आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर के धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जैसा कि बताया गया है कि कहीं आपको अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के भौतिक स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारों की आभासी स्थिति भी
विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा क्या होती है, झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वो हिलते डुलते नजर आते हैं। तो यही कारण है कि तो आपका 1 मार्क्स में इतना तारों का टिमटिमाना कारण अब नहीं पूछ रहा है, बीते कुछ वर्षों से ये कारण नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। वर्ण विक्षेपण है, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण है, या आपका बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो क्या टिक करेंगे आप, वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वर्ण विक्षेपण होगा तो इंद्रधनुष बनेगा, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण होने से इंद्रधनुष बनता है। तो ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रभाव के बारे में, निर्वात में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, परंतु जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आदि से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण होते हैं, तो इन कणों से पर टकराकर प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। इन घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इन कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन के माध्यम में कणों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण तथा पुनः विकिरण होता है। जैसे आप जब घरों में रहेंगे तो किसी छिद्र से जब सूर्य का प्रकाश का किरण आता है ना, तो आप उसमें छोटे छोटे कणों को देखेंगे, या अंधेरे में अगर आप टॉर्च की रोशनी जलाएं तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, जो कि उसका रास्ता क्या करते हैं, लाइट का रास्ता साफ करते हैं, जो बताते हैं कि लाइट आपकी इधर से ही गई है। वो कण क्या है, टिंडल कण कहलाते, कोलाइडी कण कहलाते हैं। और इसकी प्रभाव की पहली बार खोज टिंडल जी ने की थी, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जब किसी धूल से भरे कमरे में खिड़की के द्वारा सूर्य के प्रकाश का पुंज प्रवेश करता है तो उसका पथ हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का पुंज प्रकीर्णन के कमरे की वायु में उपस्थिति के धूल के सूक्ष्म कणों के दृश्य प्रकाश बना देता है। तो हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को अस्पष्टतः पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी हुई पुस्तक है, उसको स्पष्ट रूप से पढ़ ले रहा है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना होगा। एक बात बताइए, उसका फोकस दूरी अगर हम बात करते हैं कि वो कितने दूरी तक का वस्तु पढ़ ले रहा है, 20 सेंटीमीटर का, यानी नजदीक में रखा वस्तु पढ़ ले रहा है और दूर का नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसे कौन सा दोष है, 20 पर दिखाई दे रहा है, 25 पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो निकट का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो यह कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अगर ये स्पष्ट हो गया तो आपको बाकी सब नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब उसको कहां तक दिखाई दे रहा है, 20 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ वस्तु दिखाई दे रहा है, 25 पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वस्तु की दूरी 25 और प्रतिबिंब की दूरी हमारी हो गई 20। तो हमें कितने फोकस दूरी का लेंस लेना होगा, तो हमने मान लिया कि कितने दूरी का फोकस लेंस लेना होगा, एफ दूरी का फोकस लेंस लेना होगा। तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/v, v हमारा कितना है, -20 है, माइनस 1/u कितना है, -25 है। जब आप इसे देखेंगे तो ध्यान देंगे, ये -20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 और 20 का आप एलसीएम लेंगे, तो 25 और 20 का जब एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, 100। 20 25 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5, 25 चौको 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा, -1/100, 1/f। इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसे कौन सा लेंस लेना होगा और अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा पढ़ने के लिए,
तो उसे कितनी फोकस दूरी का, तो व्यक्ति को, अबे जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसके आंसर में लिखेंगे व्यक्ति को कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किस लेंस का हमें प्रयोग करना होगा। तो चूंकि आपका फोकस दूरी ऋणात्मक है तो ये अवतल लेंस, और निकट दृष्टि दोष है तो इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। करना होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा एक और प्रश्न दिया हुआ है, हम प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, व्यक्ति को अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर पर कोई रखी वस्तु पढ़ ले रहा है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी का क्षमता बताइए। तो निकट से निकट आप 10 सेंटीमीटर पढ़ ले रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर के बाद का उसे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी उसका निकट दृष्टि दोष है उसे, क्योंकि निकट का पढ़ ले रहा है, दूर का नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसे वह दृष्टि दोष हम लोगों ने पढ़ा था कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। तो मान लिया वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। यहां को दे रहा था कि कितने दूरी पर वस्तु है, 25 सेंटीमीटर पर, तो इसलिए वस्तु की दूरी हमने 25 मान लिया, लेकिन यहां हमारा दूरी नहीं दे रहा है, अनंत बिंदु नहीं दे रहा है, तो वो हमारा दूर बिंदु नहीं दे रहा है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है वो दूर बिंदु होता है, वो अनंत पर होता है। तो हमने वस्तु की दूरी कितना मान लिया, अनंत। अब वस्तु को उसे कितने सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, 10 सेंटीमीटर पर। अब पूछ रहा है लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी तथा क्षमता का बताइए। लेंस की प्रकृति हमें पहले ही पता चल गया, जब निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। फोकस दूरी बताना है और क्षमता भी बतानी है, तो पहले फोकस दूरी बताएंगे। तो माना लेंस की फोकस दूरी क्या है, एफ है, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v - 1/u, तो 1/f बराबर 1/v, v है हमारा -10, अब माइनस 1/-, माइनस अनंत का मतलब यह हो जाएगा -1/10, और ये माइनस माइनस प्लस 1/∞। आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, आप इसे केयर कीजिएगा। 1/0 जो होता है ना, 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो 1 में जब अनंत से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। इस बात को केयर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर -1/10, और ये 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -1/10। तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा आपका, -10 सेंटीमीटर। यही आपकी आंसर है और यही आपका फोकस दूरी है। तो अब हमसे एक और बात पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए लेंस का पावर क्या है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र हमें पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, P बराबर 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 100/f मीटर में देता है तो 1/f, तो 100 के जगह 100 हो जाएगा। f आपका कितना है, -10 है, तो कितना डायोप्टर का ये आया आपका, ये 100 से 10 की अगर हम बात करते हैं तो -10 डी आया, डी को डायोप्टर पढ़ेंगे, -10 डायोप्टर। तो आप जब उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे कि हमें सही दृष्टि के लिए
-10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, जिसकी क्षमता कितनी है, -10 डायोप्टर। अब हम आते हैं अब हमारे पास एक प्रिज्म दे रखा है, उससे पहले एक हम दूरदृष्टि दोष का क्वेश्चन देख लें। हमारे पास एक दूरदृष्टि दोष का भी क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, कह रहा है कम से कम 50 सेंटीमीटर तक का दिखाई दे रहा है, तक का ही पढ़ सकता है। सही दृष्टि के लिए यानी अर्थात 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु पर रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति का और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा इसमें तो साफ साफ लिख दिया है दूरदृष्टि दोष। इन केस अगर आपको यह दूरदृष्टि दोष न देता है, दूरदृष्टि दोष क्या कर देता है, हटा देता है, साफ साफ न लिखता, दूरदृष्टि दोष नहीं लिखता, लिखता कि एक व्यक्ति जो है एक नेत्र दोष से पीड़ित है और उसे 50 सेंटीमीटर तक की कोई वस्तु दिखाई दे रही है, तो स्पष्ट उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति के फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, इसके लिए आपको चित्र भी बनाना है। तो दूरदृष्टि दोष नहीं देगा तो एक बात बताइए, आपका न्यूनतम बिंदु, निकटतम बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर, और उसे दिखाई कितना तक का दे रहा है? 50 सेंटीमीटर, यानी वो निकट बिंदु से ज्यादा का दिखाई दे रहा है ना, यानी दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर तक का देख ले रहा है और हमारा निकट बिंदु 25 पर होता है, तो दूर का दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कौन सा दोष है? प्रश्न में यही आपके साथ खेल जाएगा, वो आपको यह पहचानना होगा। फिलहाल यहाँ साफ साफ लिख दिया है दूरदृष्टि दोष है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब दूरदृष्टि दोष के लिए हमने वस्तु की दूरी लिया है, तो वस्तु कितनी दूरी पर निकटतम बिंदु कितना होता है किसी भी आंख के लिए? या तो वो निकटतम बिंदु देगा कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु है, उस पर रखी हुई पढ़ना है, 50 पे दिखाई दे रहा है और 20 पर रखी वस्तु का पढ़ना है, तो 20 हम तब वहां ले लेंगे किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। लेकिन यहाँ वस्तु की दूरी दिया नहीं है, तो हम नहीं जानते, जब हमें वस्तु की दूरी नहीं देता है, दूर बिंदु नहीं देता है तो अनंत लेते हैं, और निकट बिंदु नहीं देता है तो 25 लेते हैं। अब ये निकट बिंदु हमारा -25 हो जाएगा और हमारा प्रतिबिंब की दूरी -50 दे रखा है। अब जब हम इसके लिए उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यफ निकालेंगे। अभी ये फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि फिगर इसलिए स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि उसकी फोकस दूरी कितना है, और जब फोकस दूरी पता नहीं है तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि फिगर कैसा बनेगा, क्योंकि इसके लिए कह रहा है चित्र भी बनाइए। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v। तो 1/v हमारा v कितना दिया है, -50 दे रखा है। अब -25 तो क्या हो जाएगा, -1/50 प्लस 1/25। 50 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/50। तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी देखिए कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर। अब वस्तु को कहां रखना है, 25 पर रखना है। इसका मतलब फोकस दूरी आपका 50 है और वस्तु 25 पर है। इसका मतलब वह वक्रता केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं है। और फोकस यही आखिरी केस, उत्तल लेंस में आखिरी केस हम लोगों ने पढ़ा था फिगर बनाने वाला, कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में होता है तो उस समय उत्तल लेंस द्वारा वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और ठीक दर्पण के सामने बनता है। तो ये 6वें केस का फिगर बन रहा है, और ये आप पता कर लिए कैसे, यफ की जानकारी लेकर के, क्योंकि यफ हमारा है, यफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही हमारा वस्तु 25 सेंटीमीटर पर कहीं बन रहा है, तो ये आखिरी केस है। तो फिगर भी आपको वस्तु की दूरी का अनुमान लगा करके ही बनाना होगा। अब इसका जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि हम उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और कितने फोकस दूरी का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। यहां आप आंसर में लिखेंगे।
अब आ जाते हैं प्रिज्म के कोण से रिलेटेड एक प्रश्न पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है। एक प्रिज्म का कोण दिया हुआ है, तो प्रिज्म का कोण हम जानते हैं ए से दिखाते हैं, और प्रिज्म का कोण हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण दे रखा है 38 डिग्री, अल्पतम विचलन कोण दे रखा है 38 डिग्री। तो पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है, तो हम लोग जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो चलिए साइन के जगह साइन हमने पुट किया, ए के जगह ए हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और डेल एम कितना है, 38 डिग्री है बाई 2, और साइन ए बाई 2, साइन और ए आपका कितना है, 60 डिग्री। चलिए साइन के जगह साइन और 60 प्लस 8 हम ऐड करेंगे तो ये 98 होगा, क्या 98 बाई 2, और नीचे साइन 30 डिग्री, ऊपर हो जाएगा साइन 49, 49 होगा, 98 में 2 से भाग देंगे तो, और ये साइन 30 हो जाएगा। आप ध्यान से अगर देखते हैं तो साइन 49 की वैल्यू आपका दे रखा है, ये दे रखा है 0.75, और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। तो जब 1/2 है तो 0.75/1 और गुणे 2/1, गुणा कराएंगे तो 2 पचे 10, और 2 सते 14 और 1 15, 2 अंक पे दशमलव, यानी इसका अपवर्तनांक कितना है यहाँ 1.5। तो ये आपका